हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो हमारा ज्योग्राफी में लेक्चर चल रहा था पृथ्वी के परिमंडल। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया था और फर्स्ट पार्ट में हमने इसमें देख लिया था पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, गर्त क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। महाद्वीप हमारा जो चल रहा था, फिर टॉपिक महाद्वीप चल रहा था, इसी में ही पृथ्वी के परिमंडल में स्थल मंडल में महाद्वीप वाला भाग चल रहा था। ठीक है, महाद्वीप हमने देख लिए थे, कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप हमने देख लिए थे। और उसके बाद थोड़ा हमने एशिया महाद्वीप के बारे में भी देख लिया था, जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें पृथ्वी के परिमंडल का। ठीक है, तो आज से हम देखेंगे यूरोप का जो महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। आपका कुछ लोगों का रिस्पांस भी आया है कि अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है, मुझे भी सुनकर अच्छा लगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। मेरा जो मुख्य मकसद है वो यही है कि आप लोगों को चीजें समझ में आनी चाहिए और वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है, बाकी वीडियो कितनी लंबी हो रही है, कितनी छोटी हो रही है, इस चीज से मतलब नहीं है। मेरा पूरा ध्यान यही रहेगा कि मैं कंटेंट आपको अच्छे से अच्छा दे पाऊँ। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले देखा था एशिया महाद्वीप। अब देखते हैं हम जो सेकंड महाद्वीप है हमारा, वो है यूरोप महाद्वीप। ठीक है, यूरोप में हम देखते हैं, पहले हम थोड़ा जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था, पहले हमने महाद्वीपों के बारे में देखा था, उसके बाद हमने मैप पे कवर किया था। ठीक है, वही सेम प्रोसेस हम आज भी दोहराएंगे। ठीक है, तो देखिए यूरोप स्थित कहाँ है। अगर हम एशिया से इसकी स्थिति माने तो ये एशिया के पश्चिम में स्थित है। यूरोप से होकर जो मानक रेखा है वो कौन सी गुजरती है, आर्कटिक रेखा। ये आर्कटिक रेखा सिर्फ यूरोप ही नहीं, ये एशिया और उत्तरी अमेरिका से भी होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका जब मैं यहाँ कह रही हूँ वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो जो आर्कटिक रेखा है वो यूरोप से तो गुजरती है, इसके साथ साथ में भी एशिया और उत्तरी अमेरिका से भी गुजरती है। दूसरा पॉइंट हमने देख लिया यूरोप के बारे में। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह 3 तरफ से जल से घिरा है। तीनों तरफ से ये जल से घिरा हुआ है और इसीलिए इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जो द्वीप था, द्वीप हमने देखा था, द्वीप क्या होगा, ऐसा भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, स्थल मंडल का ऐसा भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो। और प्रायद्वीप क्या होगा, प्रायद्वीप होगा कि ये एक भाग तो उसका स्थल मंडल है, स्थल मंडल से घिरा है। ठीक है, और बाकी की ये जो 3 भाग है ये जल से घिरे हैं। वो एक भाग कोई भी हो सकता है, एक भाग ये भी हो सकता है, एक भाग ये भी हो सकता है, एक भाग वो भी हो सकता है। प्रायद्वीप में सिर्फ हमें ये देखना है कि प्रायद्वीप में 3 तरफ तो जल होगा और एक तरफ पानी स्थल होगा। ठीक है, 3 तरफ जल होगा और एक तरफ स्थल होगा। ठीक, तो इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। यूरोप को क्यों कहा जाता है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, क्योंकि उत्तर में तो ये आर्कटिक महासागर से घिरा है। आप चाहे तो साथ के साथ इसके नोट्स भी बना सकते हैं। उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर से घिरा है और दक्षिण में ये भूमध्य सागर से घिरा है। प्रायद्वीपों को प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह 3 तरफ से जो ये महाद्वीप है, ये महाद्वीप 3 तरफ से घिरा हुआ है और इसके अंदर भी प्रायद्वीप पाए जाते हैं। ऐसे देश पाए जाते हैं जो कि 3 तरफ से जल से घिरे हुए हैं। तो जो वो 3 तरफ से जल से घिरे हुए देश है, उन देशों का ये महाद्वीप है और इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। इसलिए देखिए, जो प्रायद्वीपों को प्रायद्वीप कहा जाता है, तो हम देख लेते हैं यूरोप के प्रमुख प्रायद्वीपीय समूह। और ये समूह हमारे जो एग्जाम है, जो वन डे एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम्स में ये समूह पूछे जाते हैं। उन समूह का नाम दे दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि इस समूह के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल हैं। तो देखिए, फर्स्ट है स्कैंडेनेवियाई, मुझसे भी नाम सही नहीं लिया जा रहा, स्कैंडेनेवियाई। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। ठीक है, सेकंड है इबेरियन प्रायद्वीप, इसमें आता है स्पेन और पुर्तगाल, 2 देश आते हैं। थर्ड है इतालवी प्रायद्वीप, आप लिख लीजिएगा इतालवी, इसमें है इटली, इसे एपिनेन प्रायद्वीप भी कहते हैं क्योंकि यह जूते के आकार का है। ठीक है, इसका आकार कैसा है, जूते के आकार का। फिर बाल्कन प्रायद्वीप, इसमें आ जाता है आपका अल्बानिया, हर्जेगोविना, छोटे छोटे देश हैं ये, बिल्कुल छोटे छोटे, मैप पे दिखाई भी नहीं देते हैं। हर्जेगोविना, बुल्गारिया, मोंटेनेग्रो, कोसोवो और उत्तरी मैसिडोनिया। उसके बाद आता है जटलैंड प्रायद्वीप। ठीक है, इसमें अकेला एक देश है जिसका नाम है डेनमार्क। इधर से देख लेते हैं हम, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि सारे पॉइंट एक ही बार में लिखकर मैं फिर इन्हें मैप पे आप लोगों को समझा दूं। ठीक है,
इसमें आगे पॉइंट देख लेते हैं हम। क्षेत्रफल के रूप में केवल ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप, एकमात्र प्रायद्वीप जिस पर मरुस्थल नहीं है, कुल क्षेत्र में मैदानी भाग अधिक और जो कि उपजाऊ है। यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एलब्रस जो काकेशस पर्वतमाला रूस का भाग है। दूसरा सबसे ऊंची चोटी। तो देखिए यूरोप से संबंधित हम महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, ठीक है। पहले 1 बाय 1 वन लाइनर देख लेते हैं, उसके बाद मैप पे देख लेंगे अपने, ठीक है। देखिए यूरोप जो है वो स्थित है कहाँ, एशिया के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। अगर एशिया से हम उसकी स्थिति देखें तो वो एशिया के पश्चिम में स्थित है। सेकंड नंबर पे जो आर्कटिक रेखा है वो यूरोप से होकर गुजरती है, और जो आर्कटिक रेखा है वो यूरोप के साथ साथ एशिया और उत्तरी अमेरिका से भी होकर गुजरती है। सेकंड पॉइंट। थर्ड, इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक है। अब किस किस चीज से 3 तरफ से जो जल से घिरा है वो किन किन जगहों से घिरा है? उत्तर में आर्कटिक महासागर से, पश्चिम में अटलांटिक महासागर से और दक्षिण में भूमध्य सागर से जल से घिरा हुआ है। अब इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर काफी सारे प्रायद्वीप हैं। वो प्रायद्वीप कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, और ये जो प्रायद्वीप है इस प्रायद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है? नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ठीक है। सेकंड नंबर पे है इबेरियन प्रायद्वीप, इसमें स्पेन और पुर्तगाल, इसमें स्पेन और पुर्तगाल 2 देश शामिल है। थर्ड नंबर पर है इतालवी प्रायद्वीप, इसमें इटली अकेला प्रायद्वीप शामिल है, ठीक है। और इसे एपिनेन प्रायद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। एपिनेन प्रायद्वीप कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इटली है, इटली का आकार जो है, उसकी आकृति जो है वो जूते की आकार की है, ठीक। उसके बाद फिर बाल्कन प्रायद्वीप है। बाल्कन प्रायद्वीप में अल्बानिया, हर्जेगोविना, बुल्गारिया, मोंटेनेग्रो, कोसोवो, उत्तरी मैसेडोनिया ये सब क्षेत्र आते हैं। मैसेडोनिया, उत्तरी मैसेडोनिया ये सब क्षेत्र आते हैं। फिर जटलैंड प्रायद्वीप जो है उसमें केवल डेनमार्क अकेला देश शामिल है। फिर हमें देखना है जो डेन्यूब नदी है वो यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और ये नदी ऐसी नदी है जो यूरोपीय महाद्वीप से 5 राजधानियों से होकर गुजरती है, ठीक है। 5 देशों की 4 मुख्य राजधानियों से गुजरती है, और जो एक राजधानी है, एक राजधानी के विशाल मैदानी क्षेत्र का ये निर्माण करती है। मतलब उसे वो 5 राजधानियों में शामिल नहीं होता, लेकिन कभी कभी इसलिए शामिल कर लिया जाता है कि क्योंकि उसके राजधानी के एक बड़े भाग के मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है, ठीक है। ये 5 राजधानियां कौन कौन सी है? पहली जो 4 मुख्य राजधानियां है वो है वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है, और ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया की राजधानी है, ठीक है। जो 5वीं राजधानी है वो बुखारेस्ट है, और बुखारेस्ट के ये मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है। तो अगर हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आए कि जो डैन्यूब नदी है वो किन किन राजधानियों से गुजरती है, तो मुख्य आपको 4 राजधानियां याद रखनी है। एक तो वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, ब्रातिस्लावा। 5वीं आपकी आप स्किप भी कर सकते हैं 5वीं, ठीक है। फिर जो लंदन है वो टेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है। पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्वे है, नॉर्वे को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। फिनलैंड हजारों झीलों की भूमि है। स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो महाद्वीप है, यूरोपीय जो महाद्वीप है, इसमें जो सबसे बड़ा देश है वो रूस है। रूस विश्व में भी सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के आकार पर। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। कुल देश इसमें 44 माने गए हैं। कुल देश जो हैं वो 44 माने गए हैं, और ये मैं बता रही हूँ यूनाइटेड नेशन के हिसाब से, ठीक है। यूनाइटेड नेशन में जो इन देशों की संख्या बताई गई है उसके हिसाब से बता रही हूँ 44। फिर यूरोपीय संघ है। यूरोपीय संघ क्या है? 27 यूरोपीय देशों का एक संघ है जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, जो बेल्जियम की राजधानी है। जनवरी 2020 में इस संघ से ब्रिटेन अलग हो गया था, जिसे ब्रेक्जिट कहा गया था, ठीक है। ब्रेक्जिट 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रिटेन एग्जिट जिट, ठीक है। ब्रिटेन एग्जिट शब्द से 2 शब्दों से मिलकर बना है ब्रेक्जिट। तो ये घटना हुई थी जनवरी 2020 में, जब ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो गया था, ठीक। क्षेत्रफल के हिसाब से ये केवल ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया से केवल ये बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है। इसके बारे में हमें सबसे महत्वपूर्ण ध्यान ये रखना है कि विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप अगर हमें पूछा जाए
तो वो अमेरिका नहीं है, वो यूरोप है। ठीक है, यूरोप विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। उसके बाद ये एकमात्र प्रायद्वीप ऐसा है जहां पर कोई भी मरुस्थल नहीं है। ठीक, कोई मरुस्थल नहीं है किसी भी तरह का, एकमात्र प्रायद्वीप है ये ऐसा। इसका जो कुल क्षेत्र है, कुल क्षेत्र में मैदानी भाग अधिक है और वो मैदानी भाग उपजाऊ भाग है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उबड़ खाबड़ भाग है, कंकड़ पत्थर वाला भाग है, मैदानी भाग है, अच्छा उपजाऊ क्षेत्र है, उपजाऊ भाग है। ठीक है, फिर यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर, यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है जो काकेशस पर्वतमाला का हिस्सा है और ये रूस में स्थित है। दूसरा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो माउंट ब्लैंक है, वो आल्प्स पर्वतमाला जो है वहां पर स्थित है। ठीक है, आल्प्स पर्वतमाला में स्थित है। सबसे लंबी जो नदी है वो वोल्गा है जो कि रूस में है। ठीक, सबसे लंबी नदी वोल्गा जो रूस में है। मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट जो यूरोपीय महाद्वीप से संबंधित है वो लेने की कोशिश करूं, फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो आप देख लीजिएगा या मुझे बता दीजिएगा, आगे जब कोई लेक्चर लूंगी तो वहां पे मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो अब देखिए, अब जितने भी ये भाग हमने देखे हैं, जितने भी स्थान देखे हैं, उसको हम मैप पर एक बार देख लेते हैं सबको, ताकि हमको क्लियर रहे, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, मुझे पता है कि मतलब क्लियर मैप आपको नहीं दिख रहा होगा, पर जितना ज्यादा हो सकता है मैं क्लियरली आपको समझाने की कोशिश करूंगी। इसमें उतना क्लियर तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी। मैं चाहती हूँ कि जो स्थान है, स्थानों की जगह देखकर आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो जाए कि कौन सी जगह कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम यूरोप देखते हैं कि जो यूरोपीय महाद्वीप है हमारा वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, किस क्षेत्र में है। तो कल हमने देखा, जो हमारा पहला लेक्चर हुआ था, पहले लेक्चर में हमने देखा था कि जो यूराल पर्वत है, ठीक है, यूराल पर्वत एशिया और यूरोप इन दो महाद्वीपों को अलग करते हैं। ठीक है, तो यूराल पर्वत हम कहाँ देख रहे हैं, यूराल पर्वत श्रेणी, ये जो पूरा एरिया है ये रूस का एरिया है। ठीक है, इधर का जितना भी एरिया है ये सब रूस का एरिया है, और रूस से इधर से ये देखिए जो हमारा ये वाला एरिया है, ये क्षेत्र है। ठीक है, इधर का एरिया, क्योंकि हमें पता है कि रूस का कुछ भाग यूरोप में पड़ता है और कुछ भाग एशिया में पड़ता है। ठीक है, तो देखिए जो ये वाला एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, यहाँ पर यूराल पर्वत श्रेणी है। ठीक है, यूराल पर्वत श्रेणी है, और ये पर्वत श्रेणी ही क्या करती है, यूरोप को एशिया से अलग करती है। ठीक है, अब देखिए, जो सबसे मुख्य रूप से ये तो जितना भी ये वाला एरिया है ये सब रूस का एरिया है, इधर का एरिया सब रूस का एरिया है। ठीक है, यहाँ से हमने देखना है मुख्य रूप से इस एरिया से इधर वाला पश्चिम वाला भाग। ठीक है, तो ये एशिया है, एशिया से किस दिशा में स्थित है, पश्चिम दिशा में स्थित है। दूसरा हमारा क्या महत्वपूर्ण पॉइंट था, आर्कटिक रेखा। अब देखिए, आर्कटिक रेखा हमारी है ये वाली, जो ये वाली रेखा है ये हमारी आर्कटिक रेखा है। यहाँ से ऊपर से ये यूरोप से होकर गुजर रही है, एशिया से होकर गुजर रही है। आपको ध्यान रखना है कि यूरोप से ना तो भूमध्य रेखा गुजरती है, ना कर्क रेखा गुजरती है, और ना ही मकर रेखा गुजरती है। यूरोप से हमारी कौन सी रेखा गुजरती है, आर्कटिक रेखा। ठीक है, और आर्कटिक रेखा कहाँ है, यहाँ पे ये वाला एरिया जो यूरोप का ऊपरी क्षेत्र है, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस। आर्कटिक रेखा यूरोप के नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस, ये 4 देश हैं, जिन 4 देशों से ये होकर गुजरती है। ठीक है, उसके बाद इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप मैंने क्या बताया था आपको कि प्रायद्वीप किसे कहेंगे, जो क्षेत्र 3 तरफ से जल से घिरा हुआ हो। अब देखिए, उत्तर में ये कहाँ से घिरा हुआ है, आर्कटिक महासागर से। ये जो उत्तरी वाला एरिया है यहाँ पर आर्कटिक महासागर है। ठीक है, ये इसका पश्चिम एरिया है, पश्चिम क्षेत्र में कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है, और ये इसका भूमध्य सागर एरिया है। ठीक है, भूमध्य सागर वाला एरिया। नीचे हमारा कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। ये इससे ऊपर वाला भूमध्य सागर से जो ऊपर का एरिया है ये सब क्या है, ये सब यूरोप है। यहाँ से यहाँ तक का जो ये एरिया है ये सब यूरोप का एरिया है। ठीक है, तो देखिए, उत्तर में ये आर्कटिक महासागर से घिरा है, पश्चिम में ये अटलांटिक महासागर से घिरा है, और दक्षिण में ये भूमध्य सागर से घिरा है। ठीक है, और इसका केवल एक भाग ऐसा है जो कि स्थल से जुड़ा हुआ है, बाकी 3 भाग इसके जल से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। और प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे देश ऐसे हैं जो खुद प्रायद्वीप हैं। ठीक है, जो स्वयं में ही 3 तरफ से जल से घिरे हुए हैं। इनमें हम कौन कौन से देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा कौन सा आता है, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। ठीक है, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क शामिल है।
तो देखिए यहाँ पे जो सबसे ऊपरी भाग है यहाँ पे हमारा नॉर्वे है, फिर ये स्वीडन है और ये डेनमार्क है यहाँ पर, ठीक है। नॉर्वे के बिल्कुल नीचे डेनमार्क स्थित है, नॉर्वे और स्वीडन दोनों के नीचे डेनमार्क स्थित है, ठीक है। तो ये जो तीनों देश हैं, ये तीनों देश क्या कहलाते हैं? स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। उसके बाद आता है हमारा इबेरियन प्रायद्वीप। इबेरियन प्रायद्वीप कहाँ होंगे? ये जो पश्चिम में दो देश है, स्पेन और पुर्तगाल, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए देश हैं, स्पेन और पुर्तगाल, ये भी ये आते हैं इबेरियन प्रायद्वीप में, इबेरियन प्रायद्वीप कहलाते हैं ये। और इसमें देखिए ये दोनों प्रायद्वीप कैसे हैं? ये दोनों देश अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर से घिरे हुए हैं, ठीक है, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर से घिरे हुए हैं। थर्ड हमारे आते हैं बाल्कन प्रायद्वीप, ठीक है। बाल्कन प्रायद्वीप में हमारा आ जाता है जैसे अल्बानिया, हर्जेगोविना, जो यहाँ वाले ये क्षेत्र है, यहाँ के छोटे छोटे क्षेत्र हैं ये, ठीक है। अल्बानिया हो गया, हर्जेगोविना हो गया, मोंटेनेग्रो हो गया, कोसोवो हो गया, ये इससे यहाँ के इस एरिया के छोटे छोटे क्षेत्र हैं, ठीक है, जो जिसे कि हम क्या कहते हैं? बाल्कन प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है, जिसे हम बाल्कन प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे कि ये हमारा अल्बानिया हो गया, यहाँ पर ये मैसिडोनिया हो गया, ठीक है, छोटे छोटे हैं, मुझे पता है आपको दिख भी नहीं रहे होंगे। तो ये भी क्या है? ये किस में आते हैं? ये आते हैं बाल्कन प्रायद्वीप में। फोर्थ नंबर पे हमारा कौन सा है? जटलैंड। जटलैंड में अकेला एक देश आता है जिसे कि डेनमार्क कहते हैं। डेनमार्क मतलब हमारे दो प्रायद्वीपों समूह में आता है, एक तो स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप समूह में और दूसरा जटलैंड प्रायद्वीप समूह में। जटलैंड में अकेला कौन आएगा? अकेला डेनमार्क आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आता है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जो है वो यहाँ पर ये इटली है, इटली यार रह गया, हाँ, इतालवी प्रायद्वीप तो रह ही गया। इतालवी प्रायद्वीप इटली है, ये वाला प्रायद्वीप है इटली। इसकी जो एक सीमा है, एक सीमा पर तो स्थलबद्ध सीमा है, ठीक है। जो इटली है, इटली का केवल एक कोना ऐसा है जो स्थलों से घिरा हुआ है, ठीक है। बाकी ये जो तीन कोने हैं यहाँ से यहाँ तक के, ये तीन कोने कैसे हैं? जो जल से घिरे हुए हैं, पूर्ण रूप से भूमध्य सागर से घिरे हुए हैं। तो ये हो गया हमारा इतालवी प्रायद्वीप। और इसे एपिनियन प्रायद्वीप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो आकार है, इसका आकार जूते के आकार का माना जाता है, कि ये जूते के आकार का है, इसलिए इसे एपिनियन प्रायद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें हमारा और क्या रह गया? डेन्यूब। सबसे जो लंबी नदी है, मैं आपको बता देती हूँ कि जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वो वोल्गा नदी है। वोल्गा नदी है, रूस में है, ठीक है। रूस की जो वोल्गा नदी है वो वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी जो कि रूस में है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और जो दूसरी यूरोप की सबसे लंबी नदी है वो डेन्यूब है। डेन्यूब यहाँ स्विट्जरलैंड के ऊपर इसका थोड़ा सा, ठीक है। डेन्यूब यूरोप की दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। और ये ऐसी नदी है जो कि 5 राजधानियों से, यूरोप के 5 देशों के राजधानियों से होकर गुजरती है, ठीक है। इसमें सबसे पहली राजधानी तो आएगी वियना की, ऑस्ट्रिया। दूसरी फिर बुडापेस्ट की, हंगरी, ठीक है। तीसरी फिर आएगी बुखारेस्ट, ठीक है। बुखारेस्ट जिसका सिर्फ ये थोड़ा मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है, ठीक है, बुखारेस्ट। उसके बाद है फिर बुडापेस्ट, बेलग्रेड, ब्रातिस्लावा। यहाँ बहुत छोटे छोटे देश हैं, ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो 5 राजधानियां हमें देखनी है, हमें बस ये देखना है कि ये यहाँ से डेन्यूब नदी यहाँ से निकलती है और 5 राजधानियों से होकर ये काला सागर में गिर जाती है, ठीक है। उसके बाद जो लंदन है, लंदन हमारा कहाँ पर है? लंदन यहाँ पर स्थित है, ठीक है, यहाँ पर स्थित है लंदन। और लंदन किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? लंदन टेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है। फिर जो पेरिस है, फ्रांस की राजधानी है, पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। फ्रांस में सीन नदी है, सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। जो नॉर्वे है, नॉर्वे यूरोप का सबसे ऊपरी देश है, नॉर्वे, ठीक है, सबसे ऊपरी देश नॉर्वे है। और इसको मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है, ठीक है। ये फिनलैंड, हजारों झीलों की भूमि, ये फिनलैंड है हमारी, ठीक है। अगर आप इसके मैप पे भी देखोगे तो आपको मैप पे भी बहुत छोटे छोटे जल संधियां दिखाई देगी, बहुत छोटे छोटे जलीय क्षेत्र दिखाई देंगे जो कि वहां की झीलों के रूप में है। फिनलैंड में झीलें बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको झीलों की भूमि कहा जाता है, हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। फिर आ जाता है यूरोप के खेल का मैदान, वो यहाँ इटली के ऊपर एक देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर जो सर्दी में या गर्मी में जो खेल की गतिविधियां हैं, ठीक है, वो गतिविधियां ज्यादा होती हैं और इसीलिए वहां पर इसलिए स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है, ठीक है।
यूरोप का जो सबसे बड़ा देश है वो रूस है। हालांकि एशिया से कम भाग ही रूस का यूरोप में पड़ता है, लेकिन फिर भी सब यूरोप के सारे देशों से बड़ा देश कौन सा है? रूस है। ठीक, सबसे छोटा देश यहाँ का वेटिकन सिटी है, जो इटली के नीचे है, छोटा सा ये देश है वेटिकन सिटी, सबसे छोटा देश है। कुल देश इसमें 44 है, और ये कुल देश किसके हिसाब से है? यूनाइटेड नेशन के हिसाब से है। फिर यूरोपीय सिंह क्षेत्रफल में मैंने आपको बता दिया कि ये केवल ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है। एशिया महाद्वीप देख लीजिए, अफ्रीका देख लीजिए, उत्तरी अमेरिका देख लीजिए, दक्षिण अमेरिका देख लीजिए, या फिर अटलांटिक देख लीजिए, ये सब क्या है? ये सब इससे बड़े हैं। फिर आता है, ये विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ कोई मरुस्थल नहीं है। ठीक है, सबसे ज्यादा बसा हुआ, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और क्या है? अच्छा, यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एलब्रस काकेशस पर्वतमाला पर स्थित है। वो यहाँ पर जॉर्जिया एक देश है, जॉर्जिया के ऊपर माउंट एवरेस्ट चीन में स्थित है, जहां पर काकेशस पर्वतमाला है। ठीक है, यहाँ जॉर्जिया जो देश है, जॉर्जिया के ऊपर ये है, जॉर्जिया के ऊपर रूस का भाग है, और रूस में ही माउंट एलब्रस स्थित है। ठीक है, और ये काकेशस पर्वतमाला का एक भाग है। उसके बाद सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक, ये इटली के ऊपर जो स्विट्जरलैंड वाला एरिया है, इसके ऊपर माउंट ब्लैंक चोटी है। ठीक है, आल्प्स पर्वतमाला है। जो इटली का ऊपरी भाग है, यहाँ पर आल्प्स पर्वतमाला है। इस पर्वतमाला में माउंट ब्लैंक सबसे ऊंची चोटी है यूरोप की। ठीक है, सबसे लंबी नदी हमने देख ली है, वोल्गा है रूस की, और दूसरी कौन सी है? डेन्यूब। तो ये तो थे किसके बारे में? यूरोप के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए, हमने यूरोप महाद्वीप देख लिया है, मैप पे भी देख लिया है, जितने क्षेत्र हमने देखे थे यूरोप महाद्वीप के बारे में। ठीक है, वो सब कुछ हमने मैप पे देख लिया। अब है थर्ड नंबर पे हमारा अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के मामले में वो विश्व में दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर एशिया है। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, और चारों गोलार्धों में इसका विस्तार है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों गोलार्धों में इस महाद्वीप का विस्तार है। ठीक है, फिर ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो जिससे कर्क, मकर और भूमध्य रेखा तीनों रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, एकमात्र के मामले में ये तीन प्रकार से हमारे सामने आता है। पहला, चारों ओर से जल से घिरा हुआ, फिर चारों गोलार्धों में इसका विस्तार है, और कर्क, मकर और भूमध्य रेखा तीनों इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है, फिर हमें देखना है जो सहारा का रेगिस्तान है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। इसमें 11 देश शामिल है। कौन कौन से देश है वो मैं मैप पे आपको बताऊंगी कि कौन कौन से देश है। ठीक है, हमें याद रखना है, सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ठीक, उसके बाद इसका दूसरा नाम है अंध महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लंबे समय तक, काफी लंबे टाइम तक इस महाद्वीप के जो आंतरिक भाग है, उन आंतरिक भागों के बारे में पता नहीं लगाया गया था, उनकी किसी को जानकारी नहीं थी, इसलिए इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, फिर नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसका जो उद्गम है, अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ये नहीं आता कि कौन सी लंबी विश्व की सबसे लंबी नदी है या मिस्र का वरदान किसे कहा जाता है। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो ये आता है कि जो नील नदी है, नील नदी का उद्गम कहाँ से है या फिर उसका अंत कहाँ से होना है। ठीक है, तो इसमें देखिए, नील नदी है, नील नदी का जो उद्गम है वो विक्टोरिया झील से होता है, और जो इसका अंत का स्थान है वो कौन सा? भूमध्य सागर में जाकर ये गिरती है। और इसी नदी पर असवान नाम का एक बांध बना हुआ है। ठीक है, असवान बांध नील नदी पर ही बना हुआ है। फिर अफ्रीका का जो सबसे ऊंचा शिखर है माउंट किलिमंजारो है, जो तंजानिया में है, और ये एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। जो विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील के बीचों बीच से विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है, जो भूमध्य सागर की जो भूमध्य रेखा है वो विषुवत रेखा के बीचों बीच से गुजरती है। उसके बाद कांगो नदी या जायरे नदी। ठीक है, इसे दो नाम दिए जाते हैं, कांगो नदी भी कहा जाता है, जायरे नदी भी कहा जाता है। इससे तो विषुवत रेखा, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को। ठीक है, कांगो नदी विषुवत रेखा को, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, 2 बार ये रेखा से होकर गुजरती है। कौन कौन सी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को। ठीक है, उसके बाद एटलस पर्वत का जो क्षेत्र है, एटलस पर्वत के क्षेत्र जो है कहाँ है? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, इन 3 देशों में स्थित है। सवाना किसे कहते हैं? ये उष्ण कटिबंधीय, मैंने आपको बताया था, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, ये सारी जो टर्म है मैंने आपको पहले ही क्लियर करवा दिया, क्योंकि मुझे पता था कि पूरी ज्योग्राफी में ये चलनी है साथ साथ। तो सवाना जो है वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, और जो वेल्ड है, वेल्ड शीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक है, सवाना और वेल्ड ये घास के मैदानों के नाम है। सवाना उष्ण कटिबंधीय गर्म क्षेत्र में, और वेल्ड शीतोष्ण क्षेत्र में, जो मध्यम क्षेत्र में होंगे।
फिर यहाँ का जो सबसे बड़ा देश है वो अल्जीरिया है, जो सबसे छोटा देश है वो सेशेल्स है, अल्जीरिया और सेशेल्स, ठीक है। उसके बाद ये सारे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका किन किन देशों को कहा जाता है, कौन कौन से देश उसमें शामिल है, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया, ये 4 देश हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। फिर स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है और लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ठीक है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के 2 शहर हैं, एक तो किम्बरले है, दूसरा जोहान्सबर्ग है। किम्बरले हीरे की राजधानी है, किम्बरले को हीरे की राजधानी कहा जाता है और जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई पूछे कि सर्वाधिक जनजातियों वाला महाद्वीप कौन सा है, तो सर्वाधिक जनजातियों वाला महाद्वीप हमारा कौन सा है, अफ्रीका ही है, ठीक। अब देखिए ये सारी चीजें हमने देख ली है। अब हम देखते हैं मैप पर इनकी स्थिति क्या क्या है। ये जितने भी हमने नाम लिए हैं, मैं एक तरफ हो जाती हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जितने भी नाम हमने लिए हैं इधर, इन सभी नामों के बारे में, इन सभी देशों के बारे में, इन सभी स्थानों के बारे में हम चलिए मैप पर देखते हैं। अब देखिए, अब हम देख लेते हैं अफ्रीका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो कि हमने अफ्रीका वाले पार्ट में देखे हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट हमें क्या देखना है कि जो अफ्रीका है वो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये देखिए, ठीक है। इसका एरिया जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, ठीक, क्षेत्रफल के आकार में। विषुवत रेखा इसके बीच से गुजरती है और ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां कर्क और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अब देखिए ये जो दक्षिण अफ्रीका वाला क्षेत्र है, दक्षिण अफ्रीका का ऊपरी भाग है, ठीक है। तो इसमें मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया 4 देश ऐसे हैं। कौन कौन से, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया, ये 4 देश ऐसे हैं जिनसे मकर रेखा होकर गुजरती है, ठीक। फिर हम देखते हैं भूमध्य रेखा। देश आते हैं एग्जाम में, पूछे जाते हैं कि कौन इस महाद्वीप के कौन से देश से मकर रेखा गुजर रही है, कौन कौन से देश से कर्क रेखा गुजर रही है, कौन कौन से देश से भूमध्य रेखा गुजर रही है। और ये केवल इस अकेले महाद्वीप में नहीं, सब में आता है, इसलिए मैं मैप पे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको थोड़ा बहुत याद रहे। मकर रेखा मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे है भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, ये देख लीजिए। पहले सोमालिया, फिर केन्या, फिर कंपाला, युगांडा। सोमालिया, केन्या, युगांडा, कांगो बेसिन, ठीक है, कांगो और गैबन, इन देशों से होकर ये गुजरती है भूमध्य रेखा। कौन कौन सी, सोमालिया, केन्या, युगांडा, कांगो और गैबन, ठीक है। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं कौन सी, कर्क रेखा, ठीक। ये हमारी कर्क रेखा है जो यहाँ से गुजर रही है। कर्क रेखा देखते हैं किस किस देश से गुजरती है। तो सबसे पहले तो अमन, और जो कर्क रेखा कौन कौन से देशों से गुजरती है, मिस्र, फिर लीबिया, फिर चाड का थोड़ा सा ऊपरी पॉइंट ये छूती है बस, चाड, नाइजर का भी थोड़ा सा ऊपरी पॉइंट ही छूती है। उसके बाद अल्जीरिया, ठीक है। उसके बाद माली के बाद मैरिटोनिया, उसके बाद फिर पश्चिमी सहारा। इन देशों से होकर, ये अफ्रीका के इन देशों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। हमें देखना है कौन कौन सा, मिस्र, लीबिया, उसके बाद फिर अल्जीरिया, चाड, नाइजर, माली, मैरिटोनिया और पश्चिमी सहारा, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं, हमने तीनों रेखाएं देख ली, तीनों रेखाएं कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। फिर विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कहां पर है, सहारा रेगिस्तान है, अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान मैंने बताया आपको कहां पर है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जिसका नाम सहारा रेगिस्तान है। इसमें कितने देश शामिल हैं, 11 देश शामिल हैं। अभी गिनवाती हूँ आपको, पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, मैरिटोनिया, माली, नाइजर, चाड, उसके बाद फिर सूडान, फिर सूडान के बाद आता है मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ठीक है। ये सारे देश कौन से हैं, ये सारे देश वो देश हैं जहां जो पश्चिमी सहारा के क्षेत्र में आते हैं, पश्चिमी सहारा के रेगिस्तान के क्षेत्र में आते हैं, ठीक है।
उसके बाद ये चार, इसे कहा जाता है चारों ओर से समुद्र से घिरा एकमात्र प्रायद्वीप यही है, एकमात्र महाद्वीप। ठीक है, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ एकमात्र महाद्वीप है। ये कैसे है, देखिए इधर हिंद महासागर, यहाँ पर अटलांटिक महासागर, नीचे यहाँ हिंद महासागर, यहाँ अटलांटिक महासागर, नीचे दक्षिणी महासागर, इधर अटलांटिक, यहाँ भूमध्य सागर। ठीक है, इधर यहाँ पर स्वेज नहर, ये लाल सागर, ये अरब सागर। ठीक है, हो गए चारों तरफ पानी पानी इसके। तो ये क्या है, चारों तरफ से घिरा हुआ एकमात्र महाद्वीप है, जल से घिरा हुआ। ठीक है, इसका दूसरा नाम अंध महाद्वीप भी है। अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि काफी लंबे समय तक लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, इसके आंतरिक भागों के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार चारों गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में भी है, दक्षिणी गोलार्ध में भी है, पूर्वी गोलार्ध में भी है और पश्चिमी गोलार्ध में भी है। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध ये वाले देश, पूर्वी देश आ गए इसके, इधर पश्चिमी देश आ गए, पश्चिमी गोलार्ध हो गया, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध हो गया और इधर दक्षिणी गोलार्ध। तो ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में फैला हुआ है। ठीक है, जिसका विस्तार चारों गोलार्धों तक है। उसके बाद मिस्र की नील नदी है। ठीक है, मिस्र की नील नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये मिस्र है, यहाँ पर नील नदी है मिस्र में। अच्छा, इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है माउंट किलिमंजारो, तंजानिया के ऊपर है। ठीक है, तंजानिया के ऊपर थोड़ा माउंट किलिमंजारो इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, कि तंजानिया में स्थित है। ठीक है, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो तंजानिया में स्थित है और ये एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, निष्क्रिय ज्वालामुखी है ये। उसके बाद यहाँ पर विक्टोरिया झील है। ये एरिया जो है तंजानिया के आसपास का जो क्षेत्र है, विक्टोरिया झील के चारों तरफ के देश युगांडा, केन्या, तंजानिया, उसके बाद रवांडा, बुरुंडी की थोड़ी सी सीमा से टच करती है। ठीक है, तो ये विक्टोरिया झील है। यहाँ पर विक्टोरिया झील यहाँ की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, विक्टोरिया झील सबसे बड़ी झील है और इसके बीचों बीच से विषुवत रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा इसके बीच से गुजरती है विक्टोरिया झील के। उसके बाद कांगो नदी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कांगो नदी है। ये जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये हमारी मकर रेखा है। ठीक है, मकर रेखा है और मकर रेखा पर ही लिम्पोपो नदी जो है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटते हैं। ये नाम हमें ध्यान रखने हैं। यहाँ पे है लिम्पोपो, ये रही, ये लिम्पोपो नदी है और ये देखिए ये हमारी मकर रेखा है, ये लिम्पोपो नदी है और जो लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कांगो नदी या जायरे नदी भूमध्य रेखा को और लिम्पोपो नदी किसे, मकर रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद है यहाँ की एटलस पर्वतमाला। ठीक है, एटलस पर्वतमाला जो कि ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को इन 3 देशों में स्थित है। एटलस पर्वतमाला अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया इन 3 देशों की सीमा पर स्थित है, इन 3 देशों में स्थित है और ये एक वलित पर्वत है। ठीक है, ये एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत क्या होते हैं, पर्वतों के प्रकार का एक प्रकार है वलित पर्वत, और ये मैं आगे अपनी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ का जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो अल्जीरिया है। ठीक है, और जो सबसे छोटा देश है वो सेशेल्स है। सेशेल्स एक द्वीप समूह है। ठीक है, वो द्वीप समूह सेशेल्स है जो कि अफ्रीका का सबसे छोटा देश है और सबसे बड़ा देश अफ्रीका का अल्जीरिया है। ठीक है, उसके बाद हॉर्न और ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये देखिए जो ये वाला एरिया है अफ्रीका का, इसमें देखिए एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथियोपिया। ठीक है, ये सब किसमें शामिल होते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। कौन कौन से 4 देश है, एरिट्रिया, कौन कौन से 4 देश है, एरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया। एरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। ठीक है, ये 4 देश है, ये 4 देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। ठीक, यहाँ स्वेज नहर है, ये एरिया है, ये स्वेज नहर है और स्वेज नहर अफ्रीका और एशिया। ठीक है, स्वेज नहर, ये स्वेज नहर है, ये अफ्रीका और एशिया को अलग करती है। इसके साथ साथ लाल सागर, स्वेज नहर और लाल सागर दोनों एशिया और अफ्रीका को अलग करते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही ये
लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। यहाँ भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, बीच में कौन सी नहर है? स्वेज नहर है, स्वेज कनाल। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के दो शहर हैं, एक तो किम्बरले और दूसरा जोहान्सबर्ग। किम्बरले को हीरे की राजधानी कहा जाता है क्योंकि वहां हीरा काफी मात्रा में पाया जाता है, और जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाता है, सोने का नगर, क्योंकि वहां सोने की खदानें पाई जाती हैं। ठीक है, सोना वहां काफी मात्रा में पाया जाता है। के बाद इसे सर्वाधिक जनजातियों वाला महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जनजातियां बहुत भारी मात्रा में पाई जाती है, बहुत ज्यादा जनजातियां हैं यहाँ पर, इसलिए इसे सर्वाधिक जनजातियों वाला महाद्वीप भी कहा जाता है। तो देखिए, पृथ्वी के प्रमंडल का जो आज का लेक्चर था, आज के लेक्चर में हमने दो महाद्वीपों को देखा है, एक तो यूरोप महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप। लेक्चर थोड़ा स्लोली चल रहे हैं, धीरे चल रहे हैं, और मैं खुद जानबूझकर ये चाह रही हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध करा सकूं, एक चीज के बारे में आपको दो बार ना पढ़ना पड़े। वैसे तो मैं चाहती तो जैसे सभी लोग करते हैं कि 7 महाद्वीपों के बारे में आपको बता के एक तरफ हो जाती है, ये 7 महाद्वीप हैं, ठीक है, ये महाद्वीप यहाँ पर स्थित है, ये महाद्वीप वहां पर स्थित है, पर उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि उन चीजों के बारे में लगभग हर औसत बच्चे को पता होती है। 7 महाद्वीपों का भी पता होगा, 7 महाद्वीपों के नाम भी पता होंगे, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं ज्यादातर चीजें उन्हें पता होती है। ठीक है, तो मेरा जो मुख्य मकसद यही है कि मैं उन महाद्वीपों के अंदर की जो जानकारी, जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड जानकारी है, वो भी आपको इनके साथ के साथ उपलब्ध करा दूं, ताकि बाद में फिर मुझे बाद में ये चीजें क्लियर ना करनी पड़े कि ये चीज यहाँ पर है, ये चीज वहां पर है, ये ऐसे है, ये वैसे है। साथ साथ हमें पढ़ते रहेंगे तो साथ साथ हम लोगों को चीजें ज्यादा समझ में आती रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।